हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था खुसरो खान के बारे में, जहाँ हमारी जो खिलजी डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो जाती है। अब खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? तुगलक डायनेस्टी आती है। तो हम इसे शुरू करते हैं। तो खुसरो खान पर खिलजी डायनेस्टी पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। और खुसरो खान को कौन मारते हैं? जो गाजी मलिक होते हैं और जिनके बेटे होते हैं फरीकुद्दीन जौना, वो उनको मार देते हैं खुसरो खान को। और फिर वो क्या इस्टेब्लिश करते हैं? तुगलक डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो तुगलक डायनेस्टी को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो तुगलक डायनेस्टी थी उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1320 से 1414 AD। तो जो पहले आते हैं वो है गयासुद्दीन तुगलक। इनका टाइम पीरियड था 1320 से 25। तो खुसरो खान, जैसे कि हमने देखा कि वो लास्ट किंग थे खिलजी डायनेस्टी के और उनको मार दिया गया था गाजी मलिक के द्वारा। तो जो गाजी मलिक कौन थे? वो गयासुद्दीन तुगलक ही थे। और गाजी मलिक ने फिर क्या किया? थ्रोन को असेंड कर लिया और खुद को फिर टाइटल दिया गयासुद्दीन तुगलक। He died in an accident and his son Jona Ulu Khan succeed him under the title of मोहम्मद बिन तुगलक। उनकी फिर डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। और जो उनके बेटे होते हैं सन जोना खान, जिन्हें उलू खान भी कहते हैं, उसके बाद फिर वो सक्सीड करते हैं उनके थ्रोन को और वो अपने आप को टाइटल देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इनका टाइम पीरियड देखते हैं। उनका टाइम पीरियड था 1325 से 51। तो प्रिंस जौना थे, जो प्रिंस जौना का ही नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, जो सन थे गयासुद्दीन तुगलक के, असेंडेड द थ्रोन इन द 1325 एंड ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो उन्होंने बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो लाने की कोशिश करी थी, जिसमें से जो 5 है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, डिबेटेबल है। तो पहला देखते हैं, टैक्सेशन इन द द्वाब रीजन। तो जो टैक्सेशन था, द्वाब रीजन कौन सा था? जो गंगा यमुना के बीच का जो पार्ट है उसे द्वाब बोला जाता था। तो वहाँ पर इन्होंने टैक्स लगा दिया था। ये 1326 की बात है। द सुल्तान मेड इल एडवाइज फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट इन द द्वाब बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। तो उन्होंने कुछ टैक्सेशन वाला कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट था उसको बढ़ाने के लिए। एंड ही नॉट ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेशन बट ऑल्सो रिवाइव एंड क्रिएटेड सम एडिशनल अबवाब एंड सीज। तो वो जो टैक्स था, कुछ टैक्स तो ऐसा था जो द्वाब रीजन पे हमेशा से ही लगता आ रहा था। इन्होंने उसमें थोड़े कुछ और चेंजेस करे और लेकिन साथ में कुछ और टैक्सेस लगा दिए जिनको नाम दिया गया अबवाब। ऑल्दो द शेयर ऑफ द स्टेट रिमेन एज इन द टाइम ऑफ द अलाउद्दीन। जो शेयर था स्टेट का वो सेम ऐसा ही था जैसे अलाउद्दीन के टाइम पे था, बल्कि इन्होंने कुछ और अलग से अपनी मनमानी कर कह सकते हैं कि अपनी मनमाने तौर पे कुछ और टैक्सेस लगा दिए ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल प्रोड्यूस। मतलब जो एक्चुअल प्रोड्यूस है वो कितना हो रहा है इन्हें कोई खबर नहीं थी, बस इन्होंने और अपने मनचाहे अपने मनमाने इन्होंने और टैक्स वहाँ पर लगा दिए। प्राइसेस वर ऑल्सो फिक्स्ड आर्टिफिशियली फॉर कवरिंग द प्रोड्यूस इन द मनी। जो प्राइसेस थे उनको आर्टिफिशियली फिक्स कर दिया था प्रोड्यूस के ऊपर। इट इज़ सेड दैट इंक्रीज फॉर 24 एंड टू दिस prices were fixed artificially for covering the produce into the money and it is said that increase was 20-fold। कि मतलब 20 गुना जो इंक्रीज़ था वो बढ़ा दिया था जो जो टैक्स वगैरह थे। साथ में दे वर एडेड हाउस टैक्स, जिसे गरीब बोलते थे, चराही, पास्चर टैक्स, ये सारे टैक्सेस भी इन्होंने और लगा दिए थे। द सुल्तान क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने कोही। इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने कोही। ये डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए था और इस डिपार्टमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि किस तरह से जो लैंड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन के अंडर लाया जाए और डायरेक्टली पीजेंट्स की हेल्प हो सके उससे। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। सेकंड हमारा जो पॉइंट है, इनका जो प्रोजेक्ट था सेकंड, वो था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। जो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल 1327 में। तो ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानी जाती है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेप था ये। मोहम्मद बिन तुगलक अंडरटुक सून आफ्टर हिज असेशन वाज सो कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी दिल्ली उसको शिफ्ट कर लिया देवगिरी में। देवगिरी हैड बीन अ बेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ तुर्किश रूल इन साउथ इंडिया। क्योंकि जो देवगिरी था वो एक एक्सपेंशन एरिया बन चुका था, एक बेस बन चुका था तुर्किश रूलर्स के लिए साउथ इंडिया में। उसके बाद फिर इट अपीयर्स दैट सुल्तान वांटेड टू मेक देवगिरी सेकंड कैपिटल। तो इसीलिए क्या चाहते थे कि देवगिरी को अपनी सेकंड कैपिटल बना ले, जिससे कि ये साउथ इंडिया को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सके। देवगिरी वॉज दस नेम दौलताबाद। देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया। एंड आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू अबेंडन दौलताबाद लास्टली
became he soon found that just as he could not control the South India from the Delhi. लेकिन कुछ सालों के बाद 2 सालों के बाद मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो दौलताबाद को छोड़ देंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से दौलताबाद से साउथ इंडिया में रह के दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट था उसको दौलताबाद से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस समय जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट था, मेनली जो दिल्ली था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो इसीलिए उन्होंने फिर से दोबारा डिसाइड किया कि वो दौलताबाद को छोड़ के दिल्ली शिफ्ट कर लेंगे अपनी कैपिटल। थर्ड पॉइंट है इनका, जो थर्ड इनका इंपॉर्टेंट स्टेप था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन करेंसी। इन्होंने कुछ टोकन करेंसी थी उसका इंट्रोडक्शन किया। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज कॉइन, तो इन्होंने क्या कुछ सोचा कि ये ब्रॉन्ज कॉइन को इंट्रोड्यूस करेंगे, और इन्होंने ऐसा किया भी, विच वर हैव टू द सेम वैल्यू एज द सिल्वर कॉइन, जिनकी सेम वैल्यू ही थी जैसे सिल्वर कॉइन की होती है। मोहम्मद बिन तुगलक माइट हैव बीन सक्सेसफुल इफ़ ही कुड प्रिवेंट पीपल फॉर फॉरगेटिंग द न्यू कॉइन। वो अपने इस प्रोजेक्ट में सफल हो सकते थे अगर वो लोगों को रोकते ऐसे कॉइन बनाने से। लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे कॉइन लोगों ने खुद अपने घर पे बनाने शुरू कर दिए। एंड ही वॉज नॉट एबल टू डू सो एंड सोन द न्यू कॉइन्स बिगेन टू ग्रेटली डिवैल्यूड इन द मार्केट। अब हुआ क्या, जो सुल्तान थे वो तो अपने जो कॉइन थे वो बना ही रहे थे, साथ में लोगों ने भी सेम वही चीज़ शुरू कर दी बनानी। तो अब जो कॉइन था वो डिवैल्यूड हो चुका था मार्केट में, क्योंकि कॉइन बहुत ज़्यादा था और रिसोर्सेज इतनी बची नहीं थी। तो इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, वो सारी जो टोकन करेंसी थी उसको विड्रॉ कर लिया, उसको डिसाइड किया कि अब ये मार्केट में नहीं चलेगी, और उन्होंने इसके बदले क्या किया, सिल्वर पीसेस को देना शुरू कर दिया। फोर्थ पॉइंट है प्रपोज्ड खुसरो एक्सपेडिशन। इसमें क्या आता था, सुल्तान हैड अ विजन ऑफ अ यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट। वो चाहते थे कि वो भी यूनिवर्सल कॉन्क्वायर्ड बने, मतलब वो भी पूरी यूनिवर्स पे अलग अलग जगह जाके वहाँ पर हमले करें, फिर उसको अपने उसमें एरिया में मिला लें। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो खुसरन और इराक को क्या करेंगे, कॉन्क्वायर करेंगे। मोबिलाइज अ ह्यूज आर्मी फॉर द पर्पस, इसके लिए वो अपनी एक अच्छी खासी बड़ी आर्मी भेजेंगे। ही वॉज इनकरेज टू डू सो बाय द कुरैशियन नोबल्स। कौन उनको इस चीज़ के लिए इनकरेज कर रहा था, जो उनके कोर्ट में कुरैशियन नोबल्स थे, वो उनको ये करने के लिए एनकरेज कर रहे थे। देयर वॉज इंस्टेबिलिटी इन खुसरो ऑन अकाउंट ऑफ अनपॉपुलर रूल ऑफ अबू सैद एंड द प्रोजेक्ट वॉज नॉट अबेंडेंड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो इनस्टेबिलिटी खुशरन की उसकी वजह से, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक कहा जाता था कि वहाँ इनस्टेबिलिटी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसी वजह से उनका जो ये प्रोजेक्ट था ये भी उनको छोड़ना पड़ा। अब है कराचिल एक्सपेडिशन, जो कि 1330 में हुआ। ये जो एक्सपेडिशन था ये लॉन्च हुआ था, कुमाऊँ हिल्स में किया था, हिमालयाज़ की, टू काउंटर द चाइनीज़ इनकर्जन। जो चाइनीज़ घुसपैठिए थे उनको वहाँ से भगाने के लिए वो चाहते थे कि वो इस जो एक्सपेडिशन था इसको लॉन्च करें। It also appeared that the expedition was directed against some refractory tribes in a Kumaon Garhwal region with the object of bringing them under Delhi सल्तनत। और दूसरा वो ये भी चाहते थे कि वहाँ पर एक्सपेडिशन करके जो वहाँ की कुमाऊँ गढ़वाल रीजन की जो ट्राइब्स है वो उसको अपने अंडर दिल्ली सल्तनत के अंदर लेकर आए, है ना। मतलब वो उसको भी चाहते थे कि वो उसको अपना पार्ट बना ले, और जो वहाँ के जो लोग हैं उनको अपना एक तरह से स्लेव बना के रखे। द फर्स्ट अटैक वॉज अ सक्सेस, बट वैन द रेनी सीजन सेट द इन्वेडर्स सफर्ड टेरिबली। तो पहला अटैक तो उनका सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब रेनी सीजन स्टार्ट हुआ तो उनके जो इन्वेडर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो इसलिए ये जो उनका एक्सपेडिशन था वो भी इतना कामयाब नहीं हुआ जितना कि वो सोच रहे थे। His 5 project led to revolt and his last days were spent in checking the revolt। तो उनके जो 5 प्रोजेक्ट थे उन्होंने शुरू कर दिए थे अपने, और जो उनका आखिरी समय था वो इन सब रिवॉल्ट को करने में, इनको चेक करने में ही चला गया था। 1335 में क्या हुआ था, जो मदुराई था वो इंडिपेंडेंट हो गया था। और जो 1336 में क्या हुआ था, जो फाउंडेशन थी विजयनगर की, जो हरिहर और बुक्का ने रखी थी, वो फाउंडेशन की गई थी, और वरंगल बिकम इंडिपेंडेंट। और 1341 और 47 में क्या हुआ था, जो रिवॉल्ट था सदा अमीर और फाउंडेशन ऑफ बहुमिनी इन 1347 में, वो सब हुआ था। जो ये इनकी जो डेथ थी वो थाटा में हुई थी, जब ये कैंपेनिंग पे थे सिंध में, किसके अगेंस्ट, तागी के। जो तुर्किश स्लेव था तागी, उसके खिलाफ ये लड़ रहे थे सिंध में, थाटा, तो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है टाइम फिरोज शाह तुगलक का। तो फिरोज शाह तुगलक कोई बाहर से नहीं थे, बल्कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्हीं के कज़न थे। एंड आफ्टर हिज डेथ द नोबल एंड द थियोलॉजियंस ऑफ द कोर्ट सेलेक्टेड फिरोज शाह। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो नोबल्स थे उन्होंने डायरेक्टली किसको चूज़ कर लिया था, फिरोज शाह तुगलक को एज अ नेक्स्ट सुल्तान।
तो आफ्टर हिज असेशन ऑफ द फिरोज तुगलक वॉज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ प्रिवेंटिंग द इमीडिएट ब्रेकअप ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले उनके सामने जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि जो प्रॉब्लम्स चल रही थी दिल्ली सल्तनत के थ्रोन के साथ, उन सबको उन्हें प्रिवेंट करना है। तो उन्होंने क्या शुरू करी, उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी ऑफ ट्राइंग द अपीज द नॉबिलिटी, कि मतलब उन्होंने सोचा कि उन्हें नॉबल्स को खुश रखना है। सबसे पहले जो नॉबल्स है, आर्मी है, उनको खुश रखना है, जिससे कि वो अपनी अथॉरिटी को उस एरिया पर मेंटेन करके रख सके। क्योंकि सबसे पहले अगर कुछ भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी तो वो नॉबल्स की साइड से स्टार्ट हुआ करती थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वो ऐसी पॉलिसी लेकर आते हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा नॉबल्स को, आर्मी को खुश रख सकें, एंड जिससे कि वो अपनी जो अथॉरिटी है, पूरी पावर है, उस एरिया पर जमा के रख सकें, जिससे कि उन्हें हेल्प होगी जो सेंटर है, जो सेंटर से मतलब पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको कंट्रोल करने में। ही देयरफॉर मेड नो अटैम्प्ट टू रीअसेट हिज अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया एंड डेक्कन। और उन्होंने फिर इसके अलावा कभी ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी कि वो जो डेक्कन वाला एरिया है या जो साउथ इंडिया वाला एरिया है वो वहाँ पर अटैक करें या उसको भी अपने अंदर बुलाने की कोशिश करें। He decreed that whatever a noble died, his son should be allowed to succeed to his position, including his Ikta. If he had no son, his son-in-law, and in his absence, his slave was to be succeed. तो उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी नॉबल है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसके बेटे को अलाउ किया जाएगा उसकी पोजीशन पे बैठाने के लिए। साथ में जो इक्ता था वो भी उसके बेटे को दिया जाएगा। अगर किसी नॉबल का कोई बेटा नहीं है तो उसके बनने के बाद उसका जो दामाद होता है, सन इन लॉ, वो उस जगह को ले सकता है, वो अगला नॉबल बन सकता है उसकी जगह। या फिर अगर सन इन लॉ भी नहीं है तो वो चाहे तो अपने किसी स्लेव को भी वहाँ पर अपनी जगह बैठा के जा सकता है। तो मतलब सब कुछ उन्होंने हेरिडिटरी करने की कोशिश करी। वो जो हेरिडिटरी प्रिंसिपल था वो उन्होंने अपने कोर्ट में भी लागू कर दिया और अपनी आर्मी में भी सेम उन्होंने यही चीज़ रखी कि अगर आर्मी में कोई बंदा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका सन या फिर उसका सन इन लॉ उसकी जगह ले सकता है। The soldiers were not paid in cash but by assignment of the land revenue of the village. तो उनको जो सैलरी थी वो कैश में नहीं दी जाती थी बल्कि असाइनमेंट दिए जाते थे। लैंड रिवेन्यू, जो विलेज से लैंड रिवेन्यू इकट्ठा करना है और उस पे उन्हें छोड़ दिया जाता था कि वो जैसे कलेक्ट करें, वो उनकी मर्जी, ठीक है। तो उसको बोलते थे वजह। दिस नॉबल टेक्निक ऑफ पेमेंट लेड टू मैनी अब्यूजेज। और ये मतलब बहुत ही अच्छी टेक्निक नहीं थी, मतलब क्योंकि जो अगर पेड में देते थे तो उससे वो जो आर्मी वाले वो भी अच्छा काम करिएगा, उनको टाइम पे सैलरी मिलेगी। तो Frost tried to win over the theologians, proclaiming that he was a true Muslim king and state under him was truly Islamic. तो जो फ्रोस्ट चाहता वो हमेशा यही कोशिश करते थे कि जो उनके नॉवल्स है, थियोलॉजियंस है, वो उनको अच्छे से कंट्रोल करके, मतलब उनको हमेशा वो ऐसा दिखाते थे कि वो एक प्योर मुस्लिम किंग है और जो उनके अंडर जो स्टेट है, जो उनका राज्य है, वो ट्रूली इस्लामिक है, जिससे कि जो नॉवल्स वगैरह है वो उनसे बहुत खुश रहे और कभी उनके लिए कोई मतलब उनके लिए कोई विद्रोह वाली बात ना करें। In order to keep the theologians satisfied, a number of them were appointed to high offices, जिससे कि वो ज़्यादा खुश रहे उनके जो थियोलॉजियंस है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, अपने कोर्ट में जो नॉबल्स थे उनको एक काफ़ी ज़्यादा हाई पोस्ट देनी शुरू कर दी। He tried to ban practices which the orthodox theologians considered as a non-Islamic. तो उन्होंने क्या किया, वो सारी प्रैक्टिसेस बंद कर दी जो कि नॉन इस्लामिक थी। जो प्रैक्टिस थी मुस्लिम वुमेन की, जो मुस्लिम वुमेन थी वो क्या करती थी उस टाइम पे कि वो जो अगर कोई संत है उनकी जाके वर्शिप करती थी, उनकी जो ग्रेव्स होती हैं उनकी वर्शिप्स करती थी। तो उन्होंने मुस्लिम वुमेन्स की इस प्रैक्टिस को भी बंद कर दिया कि अब वो जाके किसी भी मुस्लिम संत जो कोई भी संत है उसकी ग्रेव पे जाके कोई भी वर्शिप नहीं करेंगी। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ़िरोज़ दैट जजिया बिकम अ सेपरेट टैक्स। और फ़िरोज़ के टाइम पे जो जजिया था उसको एक अलग तरह का सेपरेट टैक्स बना दिया था। और जो फ़िरोज़ था उन्होंने, क्योंकि अब तक तो क्या था कि जो ब्राह्मण्स थे उनके लिए पूरी छूट थी कि वो जजिया नहीं दे सकते, मतलब वो नहीं देंगे जजिया। लेकिन फ़िरोज़ के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, जो ब्राह्मण्स थे उनको भी जजिया देना था। एक नया सिस्टम टैक्सेशन का स्टार्ट किया गया कुरान के अकॉर्डिंग, जिसमें कुछ 4 टाइप्स इंक्लूड थे। पहला था खरज, दूसरा था ज़कत, थर्ड जजिया एंड फोर्थ था खम। जो खरज था वो लैंड टैक्स था विच वॉज इक्वल टू द 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। जो भी लैंड पे जो भी प्रोड्यूस होगा उसका जो 1/10 होगा वो लैंड टैक्स होगा और इसे हम खरज बोलते थे। ज़कत है 2% टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है उस पर 2% टैक्स लगेगा जो कि किंग को जाएगा, उसे बोलते थे ज़कत। जजिया वॉज लीव्ड ऑन नॉन मुस्लिम, जो जजिया था ही जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। और खम क्या था, 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग द वॉर, कि मतलब जो कैप्चर के टाइम जो क्या नाम है